Welcome to Gayatri School Sancho YouTube channel. This is Neha Rajkovi. Today we are going to start our topic that is Principle of Management जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखी थी कि हेनरी टोल जो थे प्रोफेसर हेनरी टोल, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे हमारे मैनेजमेंट के, राइट। उसमें से 7 प्रिंसिपल्स का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। बाकी के जो हमारे प्रिंसिपल्स रहे थे उनको हम आज डिस्कशन करते हैं। तो 7 प्रिंसिपल्स हमारे हो गए थे। पहला था हमारा कार्य का विभाजन, अधिकार और उत्तरदायित्व। ऐसे करके हमने 7 प्रिंसिपल्स को कंप्लीट किया था। अब हमारा 8 नंबर का जो प्रिंसिपल है वो है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। अब हमें सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो केंद्रीकरण नाम से स्पष्ट है, यानी केंद्र यानी एक ही बिंदु में समाहित, ठीक है। और विकेंद्रीकरण मतलब उस केंद्रीकरण को अलग अलग विकरणों में बांट देना, वो हमारा होता है विकेंद्रीकरण। अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे होता है केंद्रीकरण और कैसे होता है विकेंद्रीकरण। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि केंद्रीकरण का मीन है अधिकारों का एक हाथ में केंद्रण, मतलब एक ही मुट्ठी में सारे अधिकारों का समावेशन जो होता है वो हमारा सेंट्रलाइजेशन कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। और बात करते हैं विकेंद्रीकरण की, तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अधिकारों को आगे की श्रृंखला में बांटना या फिर अन्य श्रृंखला में उसको शेयर करना, वो हमारा विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो केंद्रीकरण यानी एक ही मुट्ठी में सारे अधिकार, विकेंद्रीकरण मतलब उस अधिकारों का बंटवारा कर देना, उन अधिकारों को शेयर कर देना हमारे आगे के पदों के स्तरों में, आगे के लोगों में, राइट। ये तो सिंपल मीन था कि सेंट्रलाइजेशन का क्या मीन है और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मीन है। अब हम देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन में क्या रहता है प्रोसेस और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या रहता है। तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, यानी सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही मुट्ठी में सारे अधिकार, तो वो सारी अथॉरिटी किसमें होगी, किसके हाथों में होगी, हमारे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर्मचारियों के हाथों में नहीं, वो सारी की सारी होगी हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स के हैंड्स में। तो मैंने लिखा है अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, और इसी को जब हम विकेंद्रीकरण में ट्रांसफर कर देते हैं तब हमारी क्या हो जाती है, ये टॉप लेवल जो अथॉरिटी होती है ये अपनी अथॉरिटी को डिवाइड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं बाकी के सारे लेवल्स में। और लेवल्स हम लोगों ने पढ़े थे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, सुपरवाइजर, वर्कर्स, राइट। तो यही है शेयरिंग इन सबऑर्डिनेट्स, विकेंद्रीकरण में शेयर कर दिया जाता है सबऑर्डिनेट्स पर्संस में, ठीक है। लेकिन हमारे हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं, हेनरी फ्यूल ने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बारे में डिस्कशन किया है। तो उनके कहने का मत क्या था, उनके कहने का सिर्फ इतना ही मत था, उन्होंने ये कहा था कि ये जो प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल का मीन सिर्फ इतना ही है कि अगर आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का यूज ले रहे हो तो उन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, यही हमारा रिजल्ट है कि बैलेंस होने चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। बैलेंस का क्या मतलब है, हेनरी टोल का ये कहना था कि जैसा आपका संगठन है, जैसे आपके संगठन का आकार है, जैसे आपके संगठन का नेचर है, जैसे आपके संगठन की विशेषता है, आपके संगठन के उद्देश्य हैं, उसी के आधार पे आपको सेंट्रलाइजेशन चूज करना है या डिसेंट्रलाइजेशन चूज करना है, ये डिसाइड करना है। और एक संगठन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो वही बात हो जाएगी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो गैप रहता है वो जो हमारा अप और डाउन हमारे दोनों ही कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव रिजल्ट देता है। सेम वही चीज हमारे यहाँ पे हो जाएगी कि अगर हमने सारे अधिकार एक ही व्यक्ति के पास रख दिए तो फिर क्या होगा, वो सभी व्यक्तियों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, सभी को लगेगा कि हमारे ऊपर तानाशाही का काम किया जा रहा है। और वहीं पे अगर सारा का सारा विकेंद्रीकरण हो गया, मतलब भागों में बांट दिया अधिकारों को कि तुम अपना अधिकार को कुछ भी कर सकते हो, नहीं, अगर वो हुआ तब भी हमारा क्या होगा, मैनेजमेंट जो होगा वो सही या प्रॉपर रूप से नहीं चल पाएगा।
तो दोनों के बीच में ही बैलेंस रखते हुए संगठन में कार्यों को करना, यही हेनरी फ्योल ने अपने 1 नंबर के सिद्धांत सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कहा था। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जो छोटे बिजनेस होते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं, जिनका क्राइटेरिया, जिनका साइज वो बहुत छोटा होता है, उन बिजनेस के लिए सेंट्रलाइजेशन सही रहता है या डिसेंट्रलाइजेशन सही रहता है? तो डेफिनेटली मैंने लिखा है यहाँ पे, स्मॉल बिजनेस के लिए कौन सा यूजफुल रहता है? सेंट्रलाइजेशन यूजफुल रहता है। और वहीं पे हमारा जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज स्केल का है, तो उसके लिए हमारे डिसेंट्रलाइजेशन जो होगा वो यूजफुल रहेगा हमारे लिए, मींस हमारे मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें सेंट्रलाइजेशन यूज देना है या हमारे लिए डिसेंट्रलाइजेशन बेनिफिटेड है। और इन दोनों के बीच में बड़ी बड़ी कंपनीज में दोनों ही यूज लिए जाते हैं। तो एक मैनेजर को ध्यान रखना होता है कि कौन से अधिकार उसे अपने हाथों में रखने हैं, कौन से अधिकारों का बंटवारा उसे नीचे के स्तरों तक या फिर अन्य प्रबंधकों तक या एचओडी तक, वर्कर्स तक पहुंचाना है। तो ये था हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी फ्योल के इस प्रिंसिपल में सिर्फ इतना ही कहा है कि आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन देखना है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, और एक मैनेजर को अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन से अधिकारों का के अंदर उसे अपने हाथों में रखना है और कौन से अधिकारों का बंटवारा या शेयरिंग उसे आगे के स्तरों में करनी है। इन दोनों में सामंजस्य होगा तभी कर्मचारी भी संतुष्ट रहेंगे, अन्य सारे पक्ष भी संतुष्ट रहेंगे और हमारा मैनेजमेंट स्मूथली रूप से फ्लो में चलता रहेगा। राइट, तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जैसे ही जरूरी होती है इक्वल रेशियो में, वैसे ही सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को भी बैलेंस में रखना बहुत जरूरी होता है, और यही हमारे हेनरी फ्योल ने डिफाइन किया है। ठीक है, अब हमारा आता है एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने और लिखा आप लोगों के लिए, इंडियन इकोनॉमी। हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है इंडियन इकोनॉमी, वो क्या है? वो डेफिनेटली हमारे इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। कुछ पावर्स जो है वो सेंट्रलाइजेशन में है, कुछ पावर्स कुछ सीमित केंद्रीय सीमित हाथों में ही दी गई है, और वहीं पे कुछ पावर्स जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन रूप में है, जो बहुत सारे लोगों में डिवाइड की गई है। हमारी जनता की जो पावर्स है वो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो पावर्स है वो हमारी सेंट्रलाइजेशन का पार्ट है। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी क्या किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है, और जहाँ मैनेजमेंट है वहाँ पे ये 15 प्रिंसिपल डेफिनेटली यूज लिए जाते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी इकोनॉमिक है, सब में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का यूज लिया जाता है, लेकिन बैलेंस के रूप में, और संगठन ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और साइज ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के किया जाता है, और मैनेजमेंट को फ्लो के रूप में चलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है बहुत ही स्मॉल सा स्वीट सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी समता का सिद्धांत। आप सब लोग जानते हैं समता का मतलब समानता, इक्वलिटी। राइट, हम सब इक्विटी की बात भी करते हैं, तो वही प्रिंसिपल हमारे हेनरी फ्योल ने दिया है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इक्विटी फॉर्म या इक्विटी सिस्टम को अपना के रखो, इक्विटी फ्लो के अंदर सारा वर्क करो, ताकि हम जो भी मानव संसाधनों से कार्य करवा रहे हैं वो सारे ही मानव संसाधन आपस में विरोध मतभेद नहीं करें, और स्नेह के साथ एक बहुत ही अच्छे हेल्थी और पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ में वर्क को कंप्लीट करें। और जितना पॉजिटिव और हेल्थी इन्वायरमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का होगा, उतना ही हेल्थी और प्रॉपर मैनेजमेंट हम लोग कर पाएंगे। तो वही चीज है समता का सिद्धांत, यानी समान न्याय, दयालुता, समभाव, ये सभी हमारे संगठन के अंदर होने चाहिए। हेनरी फ्योल ने कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं या जो भी सुविधाएं दी जा रही है वो समभाव के साथ में दी जानी चाहिए, दयालुता, मानवता को ध्यान में रखना चाहिए, मानव संसाधन को मानव संसाधन समझना चाहिए, मशीन नहीं समझना चाहिए। वहाँ पे जो भी पारिश्रमिक की व्यवस्था है, जो भी दंड की व्यवस्था है, वो भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए, वो सबके लिए एक जैसे होनी चाहिए, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दंड की जो व्यवस्था है उसमें बकायदा ये दंड या अनुशासनहीनता किस कारण से हुई है उसके पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। तो यही है समान न्याय, दयालुता, समभाव, ऐसा हमारे संगठन का इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो मैंने लिखा है
भेदभाव रहित संगठन का वातावरण व पारिश्रमिक व दंड व्यवस्था में भेदभाव न हो। मतलब हेनरी फ्योल ने अपने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में ये कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समभाव का वातावरण बना हुआ रहना चाहिए, वहाँ पे कोई पक्षपात, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पारिश्रमिक दंड व्यवस्था सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, समान भाव, समान न्याय, दयालुता, मानवता, समभाव, इन सबको फॉलो करते रहते हुए कार्यों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं से क्या होगा, हमारे जितने भी पक्ष है वो सारे के सारे संतुष्ट होंगे, सारे के सारे कर्मचारी एक उत्साह और पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट के साथ में कार्यों को करेंगे। और हेल्दी इन्वायरमेंट, पॉजिटिव मैनेजमेंट के साथ वर्क करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट होंगे वो भी हमें पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएंगे। तो हेनरी फ्योल का ये 8 सिद्धांत था, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, और 9 हमने देखा है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये दोनों ही बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और हेनरी फ्योल ने इन दोनों को ही कोऑर्डिनेशन का बेस के रूप में बताते हुए फॉलो करने को कहा है। आप इनका एक अच्छा सा नोट्स बनाएं और इसकी पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारे 9 प्रिंसिपल कंप्लीट हो गए। अब हमारा ये है 10 कि हेनरी फ्योल का 10वां प्रिंसिपल या 10 नंबर का प्रिंसिपल है, वो है हमारा सोपानिक श्रृंखला यानी स्केलर चेन। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सोपानिक श्रृंखला या फिर परस्पर जो कड़ी का काम कर रही है उसका मीन क्या होता है, यानी स्केलर चेन का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये नाम से पहले तो स्पष्ट है, सोपानिक श्रृंखला मतलब ये श्रृंखला है, एक चेन है, स्टेप टू स्टेप जुड़ी हुई, राइट। सोपानिक मतलब स्टेप टू स्टेप श्रृंखला, चेन बनी हुई। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हेनरी फ्योल ने श्रृंखला से रिलेटेड क्या कहा है, हमको देखते हैं। हेनरी फ्योल का ये कहना है कि हम जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, सुपरवाइजर, वर्कर्स, ये सब, राइट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग इनके ऊपर। अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, जब कम्युनिकेशन होता है, तब एग्जैक्टली होता क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं, तब ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है जो भी टारगेट्स होते हैं, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो ऊपर के फ्लो से लेके नीचे तक आते हैं, मतलब अप टू डाउन। अप टू डाउन का मीन टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लो मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, वर्कर्स, ऐसे करते, राइट, इस फ्लो में आते हैं। तो हम कह सकते हैं अप टू डाउन हमारे क्या क्या आते हैं, टारगेट्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, क्लियर। वहीं पे जब हम ऊपर से नीचे तक ऑर्डर्स आ गए हैं तो उन्हीं के रिस्पॉन्स में वर्क करते हुए डाउन टू अप हमारे कौन सी कम्युनिकेशन चलता है, तो मैंने लिखा है डाउन टू अप हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी रिपोर्टिंग, हमारे रिजल्ट्स, राइट। तो यानी ऊपर के प्रबंधक से कर्मचारी तक हमारी जो इंफॉर्मेशन आती है, जो कम्युनिकेशन किया जाता है, वो हमारा अप टू डाउन कहलाता है, जिसमें टारगेट, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। वहीं पे कर्मचारियों से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक जो जाते हैं वो होते हैं सुझाव, निवेदन, रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन, ये सब हमारे डाउन टू अप के कंडीशन में चलते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन का स्केल होता है, कम्युनिकेशन की चैन होती है, वो अप टू डाउन चलती है, इसमें टारगेट, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और डाउन टू अप चलती है वो हमारी इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग, सुझाव, कोई भी रिजल्ट जो होता है वो सब जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कम्युनिकेशन किया जाता है, अप टू डाउन, डाउन टू अप टू डाउन में ऑर्डर्स एंड टारगेट्स, डाउन टू अप में इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग, रिजल्ट्स, कोई भी सजेशंस जो होते हैं वो सब, राइट। अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, चलो मैं बात करती हूँ, एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम एक कंपनी की बात करते हैं। तो मैंने कंपनी के यहाँ पे आप लोगों के एग्जाम्पल लिखा है कि सबसे पहले हमारे कंपनी के जो हेड्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वैसे तो कंपनी जो होती है वो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके सबसे बड़े हेड, जो हम सबको पता ही है, कोई अपना इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स ही हमारे हेड होंगे। लेकिन अगर हम एक्टिविटीज के रूप में देखें, कार्यों की गतिविधियों के रूप में देखें, वो एक इन्वेस्टर्स के रूप में होते हैं। लेकिन अगर हमें गतिविधियों के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में देखें, तो हेड माना जाता है हमारा बीओडी,
बीओडी को कोई भी सूचना देनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो वो कैसे देगा? बीओडी को कोई भी ऑर्डर देना है, कोई भी टारगेट देना है, कोई भी सूचना देनी है तो वो किसको देगा? पहले देगा सीईओ, राइट। और सीईओ उसी जनरल इंफॉर्मेशन को कहाँ तक पहुंचाएंगे? एचओडी तक। अब एचओडी मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे कंपनी के अंदर जितने डिपार्टमेंट बने हुए हैं उन सभी डिपार्टमेंट के क्या होते हैं? हेड्स होते हैं। तो सीईओ क्या काम करेगा? जो बीओडी ने इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स, टारगेट्स दिए हैं उनको एक्सप्लेन करेगा सीईओ को, और सीईओ उन्हीं इंफॉर्मेशन, टारगेट्स को एक्सप्लेन करेगा हमारा एचओडी को। और एचओडी जितने भी होंगे वो उनके अंडर जो भी सुपरवाइजर होंगे उन सुपरवाइजर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है ये 3 एचओडी डिपार्टमेंट्स के एचओडी थे, उन तीनों के अंडर जो सुपरवाइजर काम कर रहे थे उन तक इंफॉर्मेशन पहुंची है। और ये सुपरवाइजर किनको इंफॉर्मेशन देंगे? उनके अंडर जो वर्क कर रहे हैं वर्कर्स, उन वर्कर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। तो ये जो हमारे बीओडी से सीईओ, एचओडी, सुपरवाइजर, वर्कर, ये जो हमारा फॉर्मल स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन का फ्लो चला है, कम्युनिकेशन चला है, ये हमारा क्या है? एक सोपानिक श्रृंखला के रूप में है, राइट। तो हेनरी फ्योल का यही कहना था कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सूचनाओं, जितने भी इंफॉर्मेशन, जितने भी ऑर्डर्स, टारगेट्स, कम्युनिकेशन जो किया जाता है वो एक फ्लो, एक फॉर्मल फ्लो के अंदर स्टेप टू स्टेप तरीके से सोपानिक श्रृंखला यानी चेन के रूप में किया जाना चाहिए, जो हमने यहाँ पे किया है। बीओडी से सीईओ तक इंफॉर्मेशन आती है, सीईओ हमारे एचओडी को इंफॉर्मेशन देता है, एचओडी सुपरवाइजर्स को इंफॉर्मेशन देते हैं, सुपरवाइजर वर्कर्स को इंफॉर्मेशन देते हैं, और वापस क्या होता है? जब सारा वर्क डन हो जाता है तब यही इंफॉर्मेशन वापस रिजल्ट जो हमारा निकलता है यही वर्कर्स हमारे सुपरवाइजर तक पहुंचाते हैं, सुपरवाइजर एचओडी तक पहुंचाते हैं, एचओडी सीईओ तक पहुंचाते हैं, और सीईओ हमारे इंफॉर्मेशन बीओडी तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या है? फॉर्मल सर्कल, फॉर्मल चैन बन गई हमारे फ्लो की, कम्युनिकेशन की, इंफॉर्मेशन के जाने की, राइट। तो ये हमारा एक सिंपल सा बिजनेस का या कंपनी का एग्जांपल कहते हैं। तो हेनरी फ्योल का यही कहना था कि जितनी भी जनरल इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी? जनरल, सामान्य जो सूचनाएं इंफॉर्मेशन होती है उनका फ्लो ऐसे ही चलना चाहिए, सारांशिक तरीके से, चैन के रूप में, स्टेप टू स्टेप, फॉर्मल चैन के रूप में चलना चाहिए। ये हमारे हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है। लेकिन इन्होंने इस प्रिंसिपल में एक बात जोड़ी है कि अगर कोई भी अपवाद की कंडीशन हो जाती है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तो फिर हम इस चैन को तोड़ भी सकते हैं। तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हम इस चैन को तोड़ के हमें डायरेक्ट हेड तक पहुंच के इंफॉर्मेशन देने का राइट होता है। तो हेनरी फ्योल का इतना ही कहना है कि अगर फॉर्मल इंफॉर्मेशन का फ्लो करना है तो डेफिनेटली सोपानिक श्रृंखला के रूप में कीजिए आप, स्टेप टू स्टेप तरीके से। बट कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, कोई इमरजेंसी हमारा केस हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब हर कर्मचारी को ये अथॉरिटी होनी चाहिए, हर स्टेज को ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो उस इंफॉर्मेशन को एक पार्टी या फिर गैंग प्लान के रूप में ऊपर हेड तक पहुंचाए, राइट। गैंग प्लान का मतलब सिर्फ इतना ही है कि बीच के स्टेप को स्किप कर दे, छोड़ दे और डायरेक्ट हेड तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दे। कब? जब कंडीशन इमरजेंसी की हो तभी, अदरवाइज हमारे यही फॉलो करना है फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल, जिसे हम सोपानिक श्रृंखला कहते हैं। अब एक उदाहरण की बात करूं, मैंने एग्जांपल लिखा है कि जैसे यही कंपनी थी जिसमें सब कुछ फ्लो से चल रहा था, बीओडी, सीईओ, एचओडी, सुपरवाइजर, वर्कर्स, फिर वापस वर्कर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से एचओडी, एचओडी से सीईओ, सीईओ से बीओडी, ये फ्लो आराम से चल रहा था। बट एक दिन कंडीशन ये होती है कि फैक्ट्री में आग लग जाती है। क्या हो जाती है? आग लग जाती है, या फिर वर्कर्स को पता लग जाता है कि हाँ फैक्ट्री में आग लगी। तब आप मुझे ये बताओ, तब वर्कर्स को ये इन्फॉर्मेशन, उन्हें पता है कि 1 घंटे में अगर इसको नहीं सही किया गया, नहीं सही किया गया तो पूरा मामला क्या हो जाएगा, हमारा फैक्ट्री पूरी जल जाएगी। तो फिर उस टाइम क्या वर्कर्स को ये फॉलो करना चाहिए कि वर्कर की इंफॉर्मेशन पहले सुपरवाइजर को दे, सुपरवाइजर फिर एचओडी को दे, एचओडी फिर सीईओ को दे, सीईओ फिर बीओडी को दे, और फिर बीओडी हमारा एक्शन लेना शुरू करे। तब तक तो 1 घंटा नहीं, 2 से 3 घंटे हमारे इंफॉर्मेशन में लग जाएंगे, और तब तक बिल्कुल हमारा बिजनेस नेगेटिव चला जाएगा। तो उस टाइम क्या कंडीशन, उस टाइम वर्कर्स के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो इनको डायरेक्ट स्कीप करे और डायरेक्टली इमरजेंसी इंफॉर्मेशन हमारे बीओडी तक पहुंच जाए, और बीओडी तुरंत एक्शन ले और उसके ऊपर वर्क करना शुरू। ये जो सिचुएशन है ये भी हेनरी
टोल ने हमारे सोपानिक श्रृंखला में डिफाइन की है कि अगर हमारा फॉर्मल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन का फ्लो चल रहा है तब हमें स्टेप टू स्टेप, अप टू डाउन, डाउन टू अप चलना है। बट अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, तब वर्कर्स के पास, तब लो लेवल के मैनेजमेंट के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट से कनेक्टेड हो सके, राइट। इसी का आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए चेन बनाई है। वो चेन ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी हमने एक कंपनी की बात की, वैसे एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो स्तर बने हुए हैं वो ये हैं, बी सी डी ई एफ और जी, और वहीं पे दूसरा सेकंड जो पार्टीशन है उसमें एल एम एन ओ पी क्यू, राइट। तो ये सब हमारे स्तर। अब आप मुझे बताओ, अगर ए हमारे यहाँ से अगर कोई टारगेट पास हो रहा है, टारगेट या फिर कोई भी ऑर्डर, टारगेट या कोई भी ऑर्डर दिया जाता है हमारे ए से, किसको, जी को, तो वो किस फ्लो में आएगा? क्या ए डायरेक्ट जी को देगा? नहीं। हेनरी फ्योल का ये संगठन के फॉर्मल कम्युनिकेशन का यही है रूल कि ए की इंफॉर्मेशन आएगी बी तक, बी फिर देगा सी को, सी देगा डी को, डी देगा ई को, ई देगा एफ को, एफ हमारे देगा जी को। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन का क्या रहेगा, फ्लो रहेगा, एक चैन के रूप में, सब श्रृंखला के रूप में चलती हुई हमारी टारगेट्स, ऑर्डर्स आ रहे हैं जी तक। वहीं पे अगर जी कोई भी सुझाव देना चाहता है, कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, कोई भी रिपोर्टिंग देना चाहता है, किसको, हेड को यानी ए को, तब उसे क्या करना है, तब उसे पहले एफ को देना है, फिर ई को बताना है, फिर ई डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी हमारा ए तक इस चीज को पहुंच जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मल सोपानिक श्रृंखला के रूप में फ्लो इंफॉर्मेशन का, टारगेट्स का, कम्युनिकेशन का, राइट। और वही सेम चीज हमारे सेकंड साइड में। बट इसमें अगर ये कंडीशन हो जाए कि किसी कर्मचारी की बहुत ज्यादा अचानक तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, तब हमारी क्या इंफॉर्मेशन है, उसी टाइम वहां से जाना पड़े, वर्क को स्कीप करना पड़े, तब क्या वो यही श्रृंखला को अपनाएगा? मतलब एक कर्मचारी है जी को, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक कर्मचारी था, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो उसको लीव चाहिए, तो वो क्या पहले एफ को सूचना देगा, एफ फिर डी को देगा, ई डी को देगा, डी सी को देगा, सी बी को देगा, फिर ए को देगा, फिर वापस क्या होगा, ए ऑर्डर पास करेगा कि यस उसे लीव दे दो, तो वापस सूचना क्या आएगी, ए बी के पास, बी सी को देगा, सी डी को देगा, डी ई को देगा, ई एफ को देगा और एफ जी को देगा। इतना हमारा समय चला जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो क्या ये सही तरीका है? नहीं। तो हेनरी फ्योल ने यही कहा है कि जब तक जनरल इंफॉर्मेशन की बात चल रही हो तब तक आप सोपानिक श्रृंखला के फॉर्मल तरीकों को फॉलो करो। बट अगर कोई भी अपवादित कंडीशन आ जाती है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब डायरेक्ट हम हमारे हेड से कांटेक्ट करने की अथॉरिटी हमारे लो लेवल या फिर वर्कर्स के पास भी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है, इसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप हेड से करो, डायरेक्ट आप अपने दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से भी कर सकते हो। जैसा यहाँ पे अपवादित कंडीशन डिफाइन की गई, एक्ट किससे कर रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट किससे कर रहा है, पी से कर रहा है। तो ये क्या है, वही इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो ऑल ओवर हेनरी फ्योल का बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही लॉजिकल ये प्रिंसिपल है सोपानिक श्रृंखला, जिसे स्केलर चेन कहते हैं। सिंपल सी चीज है, जब तक जनरल इंफॉर्मेशन का फ्लो करना है तब तक अच्छे से करो, फॉर्मल तरीके से करो, स्टेप टू स्टेप करो। जब भी अपवादित कोई बात आ जाती है, इमरजेंसी कुछ भी आ जाती है, तो आप उस स्टेज को या फिर उस स्टेप को तोड़ के सीधा हेड तक इंफॉर्मेशन कनेक्ट करने का भी अथॉरिटी रखती हो। बस इतना ही इसमें बताया गया है। और इससे होता क्या है, इससे दो चीजें सबसे ज्यादा फायदे में रहती है। एक तो हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो स्पीडी कम्युनिकेशन बन जाता है। कम्युनिकेशन का स्पीड कंट्रोल में रहता है। इमरजेंसी है तो हमें इतना टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कम्युनिकेशन करेंगे, हमारा टाइम एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड हो जाएगा। सेकंड चीज, अगर हम कहते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है हमारे सोपानिक श्रृंखला को अगर हम फॉलो करते हैं तो फॉर्मल डिसीजन मेकिंग भी चलता है, प्लस इमरजेंसी के अंदर क्विक डिसीजन मेकिंग की प्रॉफिट भी हमें मिल जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट हमारे सोपानिक श्रृंखला के मोस्ट मेरिट्स माने जाते हैं। ये हमारा 10वां प्रिंसिपल था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है। पर्टिकुलरली आपको स्केलर चेन के बारे में पूछा जा सकता है। पूरा एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मैंने बताए हैं, एक हमारे कंपनी का, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, इनके अप टू डाउन क्या चलता है, डाउन टू अप्स में क्या रहता है, और इमरजेंसी की कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, दोनों हमने डिस्कशन कर लिए। तो आप
अच्छे से इसको नोटबुक के अंदर नोट आउट करेंगे, जो भी की पॉइंट्स हम बोर्ड के ऊपर बनाते हैं, और प्रॉपर रूप से स्टडी करेंगे। आगे के प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट स्टेज में डिस्कशन करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।